नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे बेहद असाधारण उपचुनाव में राजनीतिक दांव भी बड़े असाधारण हैं। वास्तव में दांव पर चुनाव के तीन बड़े नाम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के चेहरे और उनकी सियासी हैसियत लगी है। देखना है कि इनमें से किन सूरमाओं की खिसकेगी जमीन और किसके लिए बिछेगा सत्ता का लाल कालीन। चुनाव प्रचार बस खात्मे की ओर है। आखिरी दौर में नेता रोड शो में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। गांव, गरीब, किसान, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली जैसे बुनियादी सवाल, आइटम, रखेल, भूखा नंगा, मारीच कंद, शकुनी मामा बन, मामू जैसे बदजुबान जुमलों से भरे चुनावी शोर में पूरी तरह गुम हो चुके हैं और टोकन की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 10 नवंबर को नतीजे आने पर पता चलेगा कि किसकी होगी जीत, किसकी हार, कौन बनाएगा सरकार। इसी दिन यह भी सामने आ जाएगा कि जनता की नज़र में विश्वसनीयता का सवाल बड़ा रहा या चेहरा। तो सत्ता के फाइनल में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का उपचुनाव कई मायनों में असाधारण कहा जा सकता है। पहला इतने बड़े पैमाने पर यानी 28 सीटों पर शायद ही किसी प्रदेश में एक साथ उपचुनाव होने जा रहे हैं। यह स्थिति मार्च में तब बनी थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके 22 समर्थक विधायक मंत्रियों ने बगावत कर प्रदेश की 15 महीने पुरानी कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरा दी थी और भाजपा में शामिल होकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनवा दी थी। उसके बाद कांग्रेस के 3 विधायकों के पाला बदलकर भाजपा में शामिल होने और 3 विधायकों के निधन के बाद राज्य में 28 सीटों पर उपचुनाव की स्थिति बनी है। दूसरा, इस उपचुनाव की जंग सीधे तौर पर कमलनाथ बनाम शिवराज सिंह की बन चुकी है। कमलनाथ की सत्ता गिराने के मुख्य किरदार रहे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में अब किनारे पड़ते दिख रहे हैं। जहां कांग्रेस का पूरा चुनाव अभियान ही गद्दार के आसपास टिका है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथी नेता कहते हैं कि गद्दारी तो कांग्रेस और उसके नेताओं ने प्रदेश की जनता और किसानों के साथ की है। कमलनाथ ने सरकार बनने पर 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, जो 15 महीनों में नहीं किया गया। वादे के अनुसार बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, उल्टे गरीबों के हक, महिलाओं के अधिकार छिन गए थे। प्रदेश में विकास अवरुद्ध और राजनीतिक अराजकता का माहौल था। इससे दुखी होकर सिंधिया के समर्थक भाजपा के साथ आए। तो इसमें गद्दारी की क्या बात है? जनता का वर्तमान में ये जो बिकाऊ 25 विधायक है और ये गद्दार है, जनता इनके खिलाफ है। इनका जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, जनता का जो वोट बेचा गया है, जनता उसका बदला लेना चाहती है और वो 3 तारीख को इसका बदला लिए बगैर नहीं मानेगी। लोग ये चाहते हैं कि राजनीति जो है शुचिता से साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर हमने वोट दिया है तो हमारे वोट का मोल होना चाहिए। जो नीतियां हमने तय की हैं, जिसको हमने सरकार में बिठाया, वही सरकार में रहना चाहिए। पैसे से खरीद के सरकार बदली जाए, इसको लेके जनता आक्रोशित है। तो 3 तारीख को जवाब देगी। देखिए, हर चुनाव असाधारण चुनाव ही होता है, क्योंकि चुनावी राजनीति है ही इस प्रकार का विषय। पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की श्रम शक्ति के बल पर, संगठन की शक्ति और नेताओं के मार्गदर्शन में बिल्कुल निश्चिंत है कि 28 की 28 सीटें हम चुनाव जीतेंगे। जहां तक चेहरे का विषय है, तो चेहरे राजनीतिक विश्लेषण के लिए जरूर हो सकते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा है, हमारा चुनाव चिन्ह कमल का निशान। और सारे के सारे नेता और कार्यकर्ता एक ही चेहरे के लिए प्रयासरत हैं, कमल के निशान के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी में इसमें बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि हमारा चेहरा कौन है। हमारा चेहरा कमल है। उस कमल के प्रतिनिधित्व में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं, उमा भारती, जो तमाम सारे नेता हैं। पर सबका लक्ष्य एक है, कमल के निशान के संरक्षण में मध्य प्रदेश का विकास और उत्थान। प्रचार की गाड़ी तब पटरी से उतरती और बाजी कांग्रेस के हाथ से फिसलती दिखी जब कमलनाथ ने अपनी सरकार में मंत्री रही और अब भाजपा से प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम कह डाला। जवाब में इमरती देवी ने कमलनाथ को कपटनाथ,
राक्षस, शराबी, कबाड़ी, महिलाओं को छेड़ने वाला, गली चाप, गुंडा, लुच्चा, लफंगा सहित न जाने क्या क्या कह डाला। इसके बाद कांग्रेस के एक नेता दिनेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भूखे नंगे परिवार का बोलकर कमलनाथ शिवराज के बीच सियासी लड़ाई को अमीर गरीब, उद्योगपति किसान की लड़ाई में बदल दिया। कांग्रेस बैकफुट पर और भाजपा आक्रामक हो गई। उसने मौके का फायदा उठाकर शिवराज की ब्रांडिंग शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो जाहिर है कि मतदान में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। रविवार की शाम को प्रचार थम जाएगा। मतदाता के मन में क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन दावे सब जीत के कर रहे हैं। हालांकि हार जीत का नतीजा 10 नवंबर को आएगा, लेकिन ये चुनाव अपनी असाधारणता और बदजुबानी के लिए हमेशा याद किया जाएगा। तो असाधारण चुनाव में दांव पर चेहरे के चेहरे पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, कुल जमा जिस पूरे जो हमने जिस्ट दिखाया, जो रिपोर्ट दिखाई है, लगभग हम उस पर कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन अब बहुत कम समय बचा है जब प्रचार थम जाएगा। शाम 5-6 बजे के आसपास प्रचार थम जाएगा। 1 घंटा चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया रविवार को। इसके बाद डोर टू डोर जनसंपर्क होगा। लेकिन मार्च से जो सियासी कारवां शुरू हुआ, चुनाव की घोषणा बाद में हुई, बीच में कोरोना, तमाम सारे कारण, आरोप प्रत्यारोप, सियासी जमावट, चेहरों की बात, दल बदल, बगावत, सब के बीच होते हुए चुनाव आज कहाँ खड़ा आप देख रहे हैं कि वाकई में जो दोनों राजनीतिक दल हैं या बसपा भी जहाँ जहाँ दम दिखा रही है, उन्होंने जनता के मुद्दों की बात की, या सारे नेताओं ने ये कोशिश की कि कोर मुद्दों से ध्यान हटाया जाए और वो चीज़ जनता को पकड़ाई जाए, वो झुंझुने जिसको बजाते हुए उनका ध्यान भटकाया जा सके। देखिए मनोज जी, चुनाव ही झुंझुने का खेल है। चुनाव में जो घोषणा पत्र होता है, वचन पत्र होता है, संकल्प पत्र होता है, वो भी एक झुंझुना ही होता है, जिस झुंझुने को अच्छा दिखा के बहलाने की कोशिश मतदाताओं को की जाती है। लेकिन सबके झुंझुने पहले ही आउट हो चुके हैं 2018 के चुनाव, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। सबने अपने अपने घोषणा पत्र, वादे इरादे पहले ही जाहिर कर दिए थे। कुछ के पूरे हुए, कुछ के पूरे होने की कगार पर नहीं पहुंचे और कुछ के अब शायद पूरे होने की लाइन पर आए हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में अब उनके पास करने के लिए कुछ नया तो था नहीं। तो एक जो है मामले सप्लीमेंट्री वचन पत्र जारी हुए, सप्लीमेंट्री संकल्प पत्र आए, लेकिन वो ज़्यादा असरकारी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके पुराने वादे इरादे जो है वो सब जनता देख ही चुकी है। और पूरा का पूरा जो चुनाव है, यदि तो ये इस चुनाव के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो है मध्य प्रदेश की जनता। इस चुनाव के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो न तो कांग्रेस जिम्मेदार है, न भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, न वो विधायक जिम्मेदार है जिनने दल बदल किया। इस चुनाव के लिए जिम्मेदार हैं हम मतदाता, कि हमने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करके, जो लोकतंत्र का आंकड़ा है 116, हमने 116 का फिगर किसी पार्टी को नहीं दिया। बिल्कुल। आज जो कुछ जलालत हम झेल रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग मनोज जी इस चुनाव में हो रहा है, यदि अभी आम चुनाव आचार संहिता हटने के बाद कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इन शब्दों का प्रयोग करता है तो आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। वो उसके समर्थक सड़क पर उतर जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद पुतले जल जाते हैं। आज ये देखिए कि मंच पर खड़े होकर नेता यही बात कर रहे हैं। कोई नेता अपने आप को, दूसरे को तो गाली दे ही रहा है, अपने आप को कह रहा है कि मैं काला कौवा हूँ। कोई नेता अपने आप को कुत्ता बता रहा है, कोई नेता किसी को गद्दार कह रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ नंगे भूखे से लेके किन किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मुझे तो डर लगता है कि यदि हम लोग चुनाव चैनलों में इन शब्दों का प्रयोग करें तो कल के दिन कोई हम पे ना दावा ठोक दे कि आप लोग ऐसे जो है किसी की मानहानि कर रहे हैं, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन नेताओं को शर्म ही नहीं आ रही है। वो खुले मंच पर जनता के बीच में जाके उन शब्दों का प्रयोग करें जिनका वो अपने घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनका वो अपने उस समाज में इस्तेमाल नहीं कर सकते जहाँ पर वो बैठते हैं। लेकिन चूंकि उनको वोट चाहिए, वोट करने के लिए मदारी का खेल है चुनाव, तो मदारी की तरह वो शब्दों के मायाजाल फेंक रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, लोग उसी में खुश हुए जा रहे हैं कि भाई तालियां भी बज रही हैं। ऐसे मनोज जी तालियां बजती है क्योंकि हम मतलब आम मानसिकता है हमारी मतदाताओं की कि हम जिसको चुनते हैं वो हमारे घर दरवाजे पर। आपने देखा होगा कि जो कुछ प्रत्याशी हैं किसी के पैर हाथ जोड़ते हुए देखे गए, कोई किसी को मनाता हुआ देखा गया, कोई माफी मांगता हुआ देखा गया कि हमने पिछली बार ये वादा किया था हमने पूरा नहीं किया। तो जब 5 साल में वो व्यक्ति एक बार हमारे दरवाजे पे आता है तो उस दिन हम शहंशाह होते हैं। उस दिन मतदाता उसको खरी खोटी सुनाता है, मतदाता उसको अपनी अपेक्षाएं बताता है। मतदाता कहता है पिछली बार आपने ये वादा किया था सड़क बनाने का या नाली बनाने का, बच्चे की नौकरी का, आपने पूरा नहीं किया, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब मैं आपको वोट नहीं दूंगा। वो हाथ जोड़ता है, पैर जोड़ता है, सब कुछ कर लेता है, सिर रख लेता है उसके पैरों पर।
अंततः हमको इसमें संतुष्टि मिलती है। तो वही संतुष्टि का भाव यहाँ उन मतदाताओं जो ताली बजा रहे हैं उनके आ रहा है, क्योंकि वो उस नेता को जो उनसे झूठे वादे करके गया उसको वो गाली नहीं दे सकते, उसको वो कोस नहीं सकते, लेकिन कोई सामने वाला तो कोस रहा है उसको सरेआम। बिल्कुल। तो उसकी आड़ लेकर उसके नाम पर वो उसको बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन यहाँ तो मतदाता ही रिपीट नहीं, यहाँ तो नेता ही रिपीट कर रहे हैं, वही एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। आप देखिएगा 3 तारीख के बाद, बिल्कुल 3 को भी ये दिखाई देगा जब दिन पोलिंग होगी कि वो जो एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं एक साथ बैठ के चाय पीते हुए नजर आएंगे, बिल्कुल गले में बाहें डाले हुए घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं, सदन में भी दिखेंगे। जी, तो ये जो उनका जो चरित्र हो गया है नेताओं का, उनको पता है कि जनता को ऐसे शब्दों में बरगलाइए, आप मूल मुद्दे से हटाइए। कर्ज माफी की बात होगी तो कांग्रेस के पास बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे, कुछ जवाब है उनके पास लेकिन सवाल भी खड़े होंगे। यदि 7 महीने में सरकार ने क्या किया ये सवाल खड़ा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब है कुछ, लेकिन बहुत सारे जवाब नहीं है, क्योंकि 7 महीने में अर्थव्यवस्था पूरे देश की बेपटरी हुई है। बिल्कुल रोजगार की स्थिति बहुत बुरी तरह भट्टा बैठा हुआ है, विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं, क्योंकि पूरी सरकार को कोरोना से लड़ना है, तो सरकार का ध्यान कोरोना पे है तो विकास कहाँ हो। सड़कों में बरसात के जो गड्ढे हैं वो भरने की नौबत नहीं, क्योंकि आपकी मानसिकता नहीं, इस बीच में चुनाव आ गए तो पूरा ध्यान वहाँ पर सरकार का वहाँ चला गया है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिससे भटकाव है, उस भटकाने का ये जरिया, ये अपशब्द, ये अनर्गल शब्द, जिस तरीके का ये प्रयोग किया जा रहा है इन शब्दों का, इसके जरिए भटकाने जा रही है। कल एक दिन और है, कल पीक पर होगा। आज जिस तरीके से कुत्ते तक बात आ गई है, मुझे लगता है कल और आगे तक जा सकती है बात। अब देखते हैं कल क्या सामने आता है। ब्रजेश जी, हमने जानवरों की रिहाइश तो छोड़ी नहीं, उसमें भी हम घुस गए शेरों के घर में, और हम कहते हैं कि जानवर हमारे शहरों में आ रहे हैं जबकि हम जंगल में घुस गए। अब चुनाव में भी हमने जानवरों को नहीं छोड़ा, तरह तरह की उपमाएं दी जा रही हैं, पौराणिक आख्यानों के ऐसे ऐसे संदर्भ दिए जा रहे हैं कि अगर पौराणिक आख्यानों के अगर वो लोग होते आज तो वो भी शर्मिंदा हो जाते। इन सब के बीच में जो प्रभु जी ने जो कुछ कहा वो अपनी जगह 16 आने सच है। अब जो स्थितियाँ बन रही, जब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, तो क्या हम ये मान के चले ये स्तर और नीचे तक जाएगा, और ये कटुता क्या 3 तारीख को और देखने को मिलेगी? इसके साथ ही जो मुद्दों की बात है, जब 1 to 1 या डोर टू डोर प्रत्याशी जाएंगे तब शायद कुछ संभावना बदलेगी, या मतदाता जब वोटिंग के लिए निकलेगा 3 तारीख की सुबह को, तब उसके जहन में ये सारी चीज़ें होंगी कि विकास होगा कि मारीच होंगे, कुत्ता बिल्ली कौआ कंस शकुनी होंगे? निश्चित तौर पे मनोज जी, मतदाता इन बातों का ध्यान रखता होगा। मैनिफेस्टो जो आता है उस पर भी बात होती है कि रोज़गार नहीं है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में या जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ जाते हैं तो सारे मुद्दों पे बात होती है, लेकिन क्या है कि ये जो मुद्दे हैं जिन पे जैसे कुत्ते तक आ गए, जानवरों तक आ गए, रावण तक आ गए, और तमाम तरह की जो उपमाएँ आई हैं, ये तो नेताओं को एक ताली बजाने के लिए कि भाई जनता ताली बजाएगी, तत्काल उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए और एक चर्चा में रहने के लिए कि वहाँ कोई उनसे सवाल ना करे। इस तरह से जैसे आइटम शब्द है, वो आइटम शब्द एक जगह से उठा है, पूरे प्रदेश में गूंज रहा है, देश में गूंज रहा है, और विधानसभा क्षेत्रों में तो गूंज ही रहा है। और उसी जैसे मैं इमरती देवी का एक कार्यक्रम देख रहा था अपने ही चैनल पे, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ पे बात कर रही हैं, नारियों के अपमान पे, इस पे, और अपने विकास कार्यों को साइड में रख के बात। लेकिन जवाब में उन्होंने भी बहुत कुछ ऐसा कहा कि जो कि नारी सम्मान के खिलाफ था। बिल्कुल, जिस तरह से नारी सम्मान के खिलाफ जैसे उन्होंने खुद जो सवाल कहे, लेकिन अब वो उनसे दरकिनार करते हैं कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था कि बंगाल में ऐसा कहते होंगे। मैंने सीधे कमलनाथ जी पे ऐसी उनकी सफाई आई है, और यही सफाई उन्होंने चुनाव आयोग को भी दी है कि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में तो कोई आइटम नहीं कहता है, बंगाल में कहते होंगे, मैंने ये कहा था, मैंने कमलनाथ जी के माँ बहन के बारे में सीधा नहीं कहा था। तो ये सफाई उन्होंने दी है। अभी उन पर डिसीजन आया नहीं है आयोग का कि उन पर क्या कार्रवाई होगी, हालांकि आयोग इन सब चीज़ों को देख रहा है और बाकायदा कार्रवाई भी कर रहा है। और आपने देखा मोहन यादव पे भी उन्होंने रोक लगाई 1 दिन के प्रचार पे कि उन्होंने अपशब्द बोले थे। बाकी के लोगों पे भी यदि जो संगीन बड़े नेता करते हैं तो तत्काल कार्रवाई की जाती है, तो ताकि एक मैसेज जाए कि लोग इस तरह से शब्दों का दुरुपयोग ना करें, इस तरह के भाषा ना बोलें। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव पीक पे आ रहा है, प्रचार कल आखिरी दिन है और भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। हम पहले दिन से देख रहे हैं जो स्तर गिरना शुरू हुआ है वो लगातार गिर रहा है। किसी एक दल का नहीं, दोनों दल लगे हुए हैं एक दूसरे पे आरोप लगाने को और भाषा का स्तर गिराने में। तो ये मतदाताओं को, आप सही कह रहे हैं कि भ्रमित करने का काम है। हालांकि ये मतदाता जरूर देखता होगा और वो समझता होगा कि उसको किन मुद्दों पे, किन बातों पे मतदान करना है, और उसको देखना भी चाहिए। जैसे पिछली बार हमने देखा है कई बार मुद्दों पे बहक जाती है, पूरे देश में भी है। एक कर्ज माफी बड़ा मुद्दा था जिसने बाकी मुद्दे दरकिनार कर दिए थे और लगभग बॉर्डर पर सरकार बन गई थी कांग्रेस की। जैसे पटेरिया जी ने भी कहा है कि मतदाता की कहीं ना कहीं ऐसी वो है कि पूर्ण बहुमत नहीं दिया, स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, इस कारण हमको ये चुनाव में जाना पड़ा।
तो हो सकता है मतदाता के मन में ये चीज़ हो और वो एक सरकार जो नई आए वो पूर्ण स्पष्ट बहुमतों से आएगी। यदि मतदाताओं के विचार में होगा कि भाई फिर बॉर्डर पे यदि उसने सरकार बना कर दी तो फिर कहीं सौदेबाजी ना होने लगे, तो जरूर इस पे मतदाता गौर करेंगे, ऐसी उम्मीद है। सौदेबाजी की बात हो रही प्रभु जी, बीजेपी के नेता अब भी कह रहे हैं कि कुछ कांग्रेस के नेता हमारे साथ संपर्क में हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी जो लगातार कह रही है कि हम 28 सीटें जीतेंगे, बहुमत में जब सरकार को बहुमत हासिल हो जाएगा, कांग्रेस भी कह रही है कि फिर से हम 28 सीटें जीतेंगे, सरकार बनेगी, कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे, तो कहीं ना कहीं संशय बना हुआ बीजेपी या कांग्रेस के मन में, इसीलिए मुद्दे भटकाकर वो कोर मुद्दों से ध्यान हटाकर जयचंद टिकाऊ बिकाऊ की बात की जा रही है। यही कारण है कि दिग्विजय सिंह जो कहते थे कि मेरे चेहरे से वोट कटते, उनको पर्दे के पीछे रखा जा रहे हैं, कमलनाथ अकेले किला लड़ा रहे हैं। देखिए मनोज जी, जहाँ तक आंकड़ों की बात करें यदि हम, तो सीधा सीधा एक सामने चित्र जो उभर कर सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत पाने के लिए केवल 8 सीटों की जरूरत है आज की तारीख। बिल्कुल, क्योंकि दो हाँ जी, और कांग्रेस को यदि पूर्ण बहुमत चाहिए अपने दम पर तो उसको पूरी की पूरी 28 सीटों पर चुनाव जीतना होगा। तो यहाँ पे एक जो दूरी दिखाई दे रही है कि एक को तो कम दूरी की दौड़ लगानी, एक को लंबी दूरी की दौड़ लगानी, तो रास्ता किसका आसान है? तो जिसका रास्ता आसान है वो एक मानसिक दबाव बनाने के लिए एक विधायक तोड़कर उनके यहाँ पहुंच ही चुके हैं अभी हाल में बीच चुनाव में, और अब वो जो है ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके तो बहुत सारे विधायक लाइन लगाकर खड़े हुए जो हमारे यहाँ आना चाहते हैं। लेकिन मनोज जी, मैंने जो पहले कहा था मैं वही फिर कहता हूं कि इसके लिए मतदाता जिम्मेदार है, क्योंकि हमने पूर्ण बहुमत नहीं दिया, हंग असेंबली दी थी। उसकी वजह है कि जिस दिन सरकार का गठन हो रहा था दिसंबर 2018 में, बिल्कुल पहले दिन से ये सौदेबाजी का खेल चल रहा है। पहले दिन से ये बातें चल रही कि हम इनको तोड़ लाएंगे, हम उनको तोड़ लाएंगे। जो सरकार थी जिसने बहुमत पा लिया था कुछ दलों के सहयोग से, उसने भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों को तोड़ के अपने यहाँ मिलाने की कोशिश की, अपने साथ रखने की। भले उन्हें पार्टी में इस्तीफे नहीं कराए थे, लेकिन वो अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की, इस्तीफा भी उनके मंजूर कराने की कोशिश की। वहां से जो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ थे वो दावा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के 24 विधायक उनके संपर्क में वो कभी भी आ सकते हैं। साथ में वो ये भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को पैसे का ऑफर दे रही है। ये बात हो रही है कि उनके संपर्क के 25 चले गए। हाँ, तो ये इस तरीके का ये जो खेल है ये आज का नहीं है, ये खेल दिसंबर 2018 से चल रहा है। विधानसभा के अंदर तक ये कहा गया, गोपाल भार्गव जो नेता प्रतिपक्ष थे उन्होंने कहा कि जो ऊपर से निर्देश हो जाए नंबर 1 और नंबर 2 कह देंगे। हाँ, तो इस तरीके के जो चीरें आ रही थी तो ये केवल इसीलिए हो रही थी क्योंकि ये डीलिंग लगातार जारी थी। अब वो डीलिंग दोनों तरफ से चल रही थी, एक की सफल हो गई, दूसरे की नहीं हुई। तो इसका कारण जो तत्कालीन सरकार है वो खुद जिम्मेदार है इसके लिए कि वो अपने लोगों को संभाल नहीं पाई। यदि हमारे घर से बच्चे इधर उधर हो जाए, कोई सामान इधर उधर हो जाए, तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं पहली फुर्सत में, तो कि हमने अपना संभाल कर सामान नहीं रखा। तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और तत्कालीन सरकार जिम्मेदार है जो अपने विधायकों को नहीं संभाल पाई कि उनके विधायक एक मामूली से कारण से कि अपने एक नेता को सड़क पर उतर जाइए। आप सामान जिक्र कर रहे हैं, वो आइटम कर रहे हैं, बस बात वही है। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि आइटम मतलब सामान भी होता है, माल भी होता है, पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने कही है। तो वो जो है अपने एक व्यक्ति के सम्मान के लिए जिस प्रदेश के 22 विधायक एक साथ इस्तीफा दे दें कि उसको सड़क पर उतरने का निर्देश दिया, तो 22 लोगों ने सड़क पर उतरने का निर्णय ले लिया। तो इस पार्टी के अंदर क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पार्टी के अंदर किस तरीके से एक दूसरे का सम्मान है, ये चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। उससे उसी का नतीजा है कि आज ये उपचुनाव हो रहा है, उसी का नतीजा है कि ये इतनी बदजुबानी हो रही है जी। और ये बदजुबानी का श्रेय भी मैं कहूँ तो केवल कांग्रेस को जाता है कि जिसने पहले दिन से गद्दार, जयचंद, मीर जाफर, पता नहीं किन किन शब्दों का प्रयोग वो है 20 मार्च से ही लगातार कर रहे हैं और आज तक करते चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए, कांग्रेस का जो सोशल मीडिया कैंपेन देखिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये भी एक दबाव बनाने का, एक जो जनता में एक प्रभाव छोड़ने का उनका एक तरीका है कि हम तो आ ही रहे हैं सरकार में। तो वही तरीके भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपना रहे हैं। तो वही तरीके जो यदि कोई बसपा वाला है, यदि भिंड मुरैना तरफ, तो वो भी अपना रहा है कि हम तो जो बैलेंसिंग पावर होने वाले हैं कि हम जीत कर आएंगे तो सरकार हमारी होगी, हम जिसको चाहेंगे उसकी सरकार बना देंगे। तो एक तरीके से पूरा ये खेल जो है सौदेबाजी का, एकदम मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसा हुआ नहीं था। 1967 में एक तो ऐसी बड़ी बगावत हुई थी, बिल्कुल संविधान सरकार के जी। उसके बाद ये पहली बार ये जो खेल ऐसा जनता के सामने आया। अब जनता को इससे सबक लेने की जरूरत है कि वो कम से कम जिसको भी चुने पूर्ण बहुमत के साथ चुने, जिसकी भी रास्ता उसको दिख रहा है कि ये अच्छे सरकार चला लेंगे उसको ही चुने। इस तरीके का मैंडेट कभी ना दे। और उसके पहले तो चूंकि सबके पास सोशल मीडिया है, सबके पास स्मार्टफोन है, तो अपने एक सर्वे कर लें वो आपस में जनता
खुद ही तय कर ले एक सार होके कि हमको इसको, इस पार्टी को जिताना है तो उसको जिता दे, लेकिन इस तरह की स्थिति न लाए मध्य प्रदेश में। एक और चीज़ दर्शकों के लिए हम चाहेंगे, प्रभु जी आप बताइए, क्योंकि जिस प्रकार के करप्शन के आरोप लगे और वीडी शर्मा ने जो आरोप लगाया उस पर हमने हालांकि चर्चा भी की थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इतना भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन जिन अफसरों के नाम इस पूरे खेल में उजागर किए, जो वीडी शर्मा ने नाम लेकर, उसकी सफाई अभी तक कांग्रेस की ओर से नहीं आई है। बीजेपी के बाकी नेता भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, कांग्रेस भी चुप है। तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए कि ब्यूरोक्रेसी को या बाकी लोगों को कोई नाराज़ नहीं करना चाह रहा, सबको ये लग रहा है कि ठीक है सरकारें आती जाती रहेंगी, अफसर काम आएंगे। बिल्कुल मनोज जी, यही बात है, ब्यूरोक्रेसी से काम सबको लेना, सरकार किसी की भी हो, अफसर वही रहेंगे। यदि वो सेवा में है, रिटायर नहीं हुआ है, तो वही अफसर से काम आपको लेना है। पहले भी ये मुद्दे पे बात हो चुकी है कि बिल्कुल, इसीलिए जब क्योंकि अभी तक सफाई नहीं आई। शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, तो शिवराज सिंह चौहान के जो प्रमुख सचिव थे अशोक वर्णवाल, जब कांग्रेस चुनाव कैंपेन में थी उन पर आरोप लगाती थी। कांग्रेस की सरकार आई तो वही कमलनाथ जो मुख्यमंत्री बने उनके प्रमुख सचिव रहे, बाकी की टीम भी वही रही अफसरों की ज़्यादातर। बिल्कुल, तो वही अफसर आपके किसी भी पार्टी की सरकार बने, क्योंकि वो काम करने वाले अफसर हैं, तभी तो आप उनको रख रहे हैं। आपके लिए किसी भी तरीके से वो काम करते होंगे, जो भी आपकी मानसिकता जो आप उनसे काम लेना चाहे। तो वैसे ही कुछ काम इन अफसरों से लिया गया जिनके नाम लिए जा रहे हैं। इनमें से जिनके 2 प्रमुखों के नाम लिए जा रहे हैं तो अब रिटायर हो चुके हैं। बिल्कुल, वो तो अपनी सफाई में देने आएंगे नहीं ब्यूरोक्रेसी कोई, लेकिन जो रिटायर अफसर है वो तो खुलकर बोल सकते हैं कि हमारे ऊपर ऐसे गलत लांछन लगाए, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। तो जहाँ चुप्पी को सहमति मान लिया जाता है, एक तरीके से ये मान लेना चाहिए लोकतंत्र में कि यदि चुप्पी है तो मतलब आरोप पुष्ट पाए गए हैं उनके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी इसके प्रमाण जारी करने चाहिए थे। केवल और केवल बोलने से कुछ नहीं होता है। जिस तरीके से उमंग सिंघार ने कहा, आज भी उन्होंने रिपीट मारा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको 50 करोड़ का ऑफर दिया था मंत्री पद का, तो 7 महीने वो चुप क्यों रहे? 7 महीने पुरानी बात अब क्यों कह रहे हैं? और अब यदि कह रहे हैं तो कोई वॉइस रिकॉर्डिंग दिखा देते, यदि उनको फोन पर कहा है, यदि उनके घर में आए थे तो उसकी टाइमिंग बता देते कि इतने बजे सिंधिया जी हमारे घर आए थे। आजकल तो हर जगह कैमरे वाले पहुंच जाते हैं, हर जगह अखबारों में तस्वीर छप जाती है, हम चैनलों में भी दिखाते हैं कौन किसके यहाँ गया, कब गया, कितने बजे गया। तो एक प्रमाण के साथ चीज़ों को लाएं तो कुछ उसका असर होगा कि वाकई में गलत हो रहा है। लेकिन केवल हवाई बातें कर देना, एक दूसरे पर आरोप लगा देना और छूकर निकल जाना, तो उससे यही परिस्थितियां फिर आगे निर्मित हो सकती हैं। इसके बचाव नहीं हो सकता। कोई एक प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक प्रमाण नहीं होंगे कोई इस पर कार्रवाई भी नहीं होगी। बिल्कुल, यही कारण है जी ब्रजेश जी, इनको आ रहा हूँ कि कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रमाण भी नहीं दे रहे हैं, आप छूकर भी भाग जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे प्रभु जी ने कहा कि मतदाता की ये गलती हुई कि उसने स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, लेकिन उस मतदाता ने कहाँ गलती कर दी कि ऐसे लोग चुन लिए कि वो भले बिके नहीं हो, वो किसी व्यक्ति विशेष की निष्ठा के कारण गए हों, वो जनता के काम नहीं होने के कारण वो चले गए हों। तो आगे भी क्या गारंटी है कि जनता पर ये माननी इस प्रकार के उपचुनाव नहीं थोपेंगे, या ऐसा कोई उपाय करने की ज़रूरत है? निश्चित तौर पे मनोज जी, ये जो संभावनाएं हैं ये कांग्रेस में ही हो सकती हैं। आपने देखा होगा उमा भारती जी का भी एक एपिसोड हुआ था जब वो मुख्यमंत्री बनना चाहती थी और वो दीनदयाल परिसर में एक बैठक हुई थी भाजपा के कार्यकर्ताओं, वो नाराज होकर चली गई थी, पद यात्रा पे निकल गई थी। लेकिन कोई भी भाजपा का विधायक जैसी उनकी उम्मीद थी, उन्होंने भी टिकट बांटे थे, उनके भी समर्थक थे और आज भी हैं, लेकिन कोई उनके साथ नहीं गया। वो बात अलग है कि जब उन्होंने भाजस बनाई और इसके बाद भाजपा के ही कई नेता उनके साथ उनके दल के माध्यम से चुनाव लड़े, लेकिन उस टाइम पे कोई नहीं गया और जो पार्टी ने तय किया उनको सीएम बनाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम बन गए थे उसमें। लेकिन यदि आज की तारीख में आप बात करो कि ऐसी भविष्य में नहीं हो सकती, तो एक कांग्रेस में आप इसकी संभावनाएं आगे भी देख सकते हैं। आज यदि दिग्विजय सिंह नाराज हो जाएं और कांग्रेस छोड़ के चले जाएं तो निश्चित तौर पर उनके समर्थक उनके साथ चले जाएंगे। ऐसे कई समर्थक होंगे, कमलनाथ जी के समर्थन में कई चले जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की एक कोई संगठन की कोई वो नहीं है, मतलब संगठनात्मक रूप से बहुत ही कमजोर है। वहाँ नेता क्षेत्रीय छत्रप काम करते हैं और ये पहले से ही शुरू से ही रहा है कांग्रेस में, चाहे कहीं भी चले जाओ। यही कारण है कि कांग्रेस कितनी बार टूट चुकी है। मध्य प्रदेश में भी सिंधिया जी का एक अलग क्षेत्र के छत्रप थे, कमलनाथ एक अलग क्षेत्र के छत्रप थे और हैं आज दिग्विजय सिंह अलग हैं और अजय सिंह राहुल अलग हैं। सुरेश पचौरी और भी सुरेश पचौरी जी भी हैं। सुरेश पचौरी जी तो एक तरह से अब आप देखो घर ही बैठाई दिया है पार्टी ने। पूरे चुनाव कैंपेन में एक क्षेत्रीय छत्रप थे वो, लेकिन उनकी भूमिका आपको आज तक देखने को नहीं मिली, कहीं प्रचार करने नहीं गए हैं वो। दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे हैं क्योंकि पार्टी को लगता है कि यदि ये पर्दे के सामने आ जाएंगे तो पार्टी को नुकसान हो जाएगा, लेकिन अब वो लास्ट टाइम पे निकले अपने क्षेत्रों में जहां उनका प्रभाव है। तो हमने देखा है कांग्रेस ने आज भी जो अपनी जो चुनाव प्रचार की और चुनाव की जो जिम्मेदारी सौंपी है
क्षेत्रीय नेताओं के हिसाब से सौंपी है। अभी सिंधिया जी के क्षेत्र में ग्वालियर चंबल में अब कोई नहीं है, तो वहाँ अजय सिंह को दिया है, ताकि अजय सिंह और गोविंद सिंह मिलकर वहाँ पे वो कमी पूरी करने की कोशिश करें। दिग्विजय सिंह को उनके क्षेत्र में दिया है। जिन जिन क्षेत्रीय नेताओं को, क्षेत्रीय छत्रपों को आज भी वहाँ उसी हिसाब से देखा जाता है, उनको जीतने की और टिकट की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है। कांग्रेस में टिकट यदि दिया जाता है तो क्षेत्रीय नेताओं के हिसाब से दिए जाते हैं और उनको जिताने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर रहती है। तो जब जिसको वो टिकट दे रहा है, इतने सालों से देता हुआ आया है, और वो उनका वफादार होगा ना, पार्टी का होगा कि वो उनका वफादार होगा। यही हालात हैं। इसी कारण सिंधिया जी के साथ 22 लोग चले गए। एक आदमी को सड़क पर उतरने को कहा तो पूरी 22 के 22 लोग चले गए उनके साथ, क्योंकि वो आज तक वो मानते हैं कि जो भी कुछ है सिंधिया जी की बदौलत है। उन्हें तो पार्टी टिकट भी नहीं देगी यदि सिंधिया जी नहीं चाहेंगे। यही कारण है। तो अभी इसकी संभावना तो मतदाता है ये तय कर सकते हैं कि वो ऐसी दल को चुनेंगे या ऐसे ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे कि भविष्य में भी ऐसे कोई वो ना हो, आधार हो। क्योंकि बीच में भी आपने देखा होगा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के भी बीच में ऐसी खबरें बाहर आई थी कि उन दोनों में नहीं पटरी बैठ रही है। तो आगे भी कहीं ऐसी हालात ना बने, तो ये मतदाता को तय करना है एक तरह से कि भाई वो किसको पूर्ण बहुमत देता है, किसको नहीं। बिल्कुल। चलिए, अब समय और इजाज़त नहीं देता तो आप दोनों के साथ अभी विदा लेना होगी। तो चुनाव सर पे हैं, बल्कि कहें कि अब मतदान में कुछ ही घंटों का समय शेष बचा है। कल शाम को, रविवार की शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रत्याशियों के बारे में सबको पता है कि कौन किस दल से है। जयचंद, गद्दार, टिकाऊ बिकाऊ के नारे अपनी जगह है, लेकिन जो वोटर है उसको पता है कि वो जिसको वोट करने वाला उसके बारे में वो अच्छे से जानता है। सबसे बड़ी बात यही है कि अब दोबारा उसके साथ छल ना हो, चाहे वो सरकार के रूप में चाहे प्रत्याशी के रूप में। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि प्रत्याशी अपने मत का अपने विवेक के हिसाब से बेहतर उपयोग करे, उसको चुने जो उसकी आवाज़ उठाए, जो उसके काम करे, जो उससे वादे करता है वो उसको पूरा करे। चाहे वो सड़क, बिजली हो या तमाम सारे जो वादे उससे किए जाते हैं वो समय पर पूरा हो। क्योंकि अगर उसके साथ छल होता है तो उसकी जो आस्था है वो लोकतंत्र के प्रति घटती जाती है। उसको ये लगता है कि सारे एक जैसे ही है, एक सांप नाथ है तो एक नागनाथ है। तो राजनीतिक दलों को भी इस धारणा तोड़ने के लिए आगे आना होगा और ऐसे चेहरों पर भाग्य अजमाना होगा, ऐसे चेहरों पर दाव लगाना होगा जिनकी छवि साफ सुथरी हो, जो अपने वादे के पक्के हों और जो जनता से जो वादे वो करें उससे वो डिगे ना, और जनता से जो कमिटमेंट किया उन्होंने उसको वो खरा उतरे उस पर। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।